हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम बात करते हैं व्हाट इज एनजीओ एंड एनजीओ के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा एनजीओ बेस्ट है, कौन सा आपको रजिस्टर कराना चाहिए। अगर आप एनजीओ रजिस्टर करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और वीडियो में ही मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो वीडियो देखिए। और अगर कोई डाउट है या फिर एनजीओ रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एनजीओ। अगर हम एनजीओ की बात करें कि एनजीओ क्या है, तो दोस्तों एनजीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना किसी गवर्नमेंट की सहायता से कुछ, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसा काम कर रही है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, यानी सोशल वेलफेयर में काम कर रही है, चैरिटी कर रही है, वो क्या है, एनजीओ है। ठीक है, देख लेते हैं हम। एनजीओ क्या है, वॉलंटरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, चाहे तो वो इंडिविजुअल से ने मिलकर बनाया हो या फिर किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया हो। यूजुअली नॉट एफिलेटेड विद एनी गवर्नमेंट, यानी नॉर्मली किसी गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट भी अपने एनजीओ कर सकती है, उनको बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहे तो वो गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर सकती है और चाहे तो प्राइवेट सेक्टर भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि अदर देन गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं उनको कहते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे इनकी टेक्निकल नाम होता है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब भी आप एनजीओ ओपन करेंगे गाइज, तो यहाँ पर जो मोटिव होगा हमारा वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। यानी कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हम ये काम करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन होनी चाहिए सोसाइटी के फायदे के लिए काम करने की, तभी हमें एनजीओ में आना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली कुछ लोग प्रॉफिट भी यहाँ पर लेते हैं। इनडायरेक्टली प्रॉफिट कैसे लेते हैं वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये किए जाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए। ठीक है, एनजीओ मेनली हैव चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि एनजीओ के जो ऑब्जेक्ट होते हैं चैरिटेबल होते हैं, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रस्ट होता है वो कई बार, कुछ ट्रस्ट के जो टाइप होते हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे चैरिटी की बात की गई है। चैरिटी क्या है? चैरिटी का मतलब है किसी को कुछ देना विदाउट एक्सपेक्टिंग और वांटिंग समथिंग बैक इन रिटर्न, यानी मैंने किसी की हेल्प कर दी उसकी एजुकेशन में फाइनेंशियली, या फिर मैंने स्कूल ओपन कर दिया और मैं बहुत कम फीस पर वहाँ पे चार्ज कर रहा हूँ जितने मेरा खर्चा चल सके। मैं फ्री मेडिकल के कैंप लगा रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और मैं लोगों से कुछ नहीं चाह रहा। मैंने फ्री कैंप लगाया और मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ कि लोग भी मुझे बैक में कुछ पेमेंट करें, कुछ भी दें। ठीक है, तो ये क्या है, चैरिटी हो गई है। चैरिटी ये सेल्फलेस एक्ट, यानी कि अपने लिए नहीं है, यानी कि मैं अपनी सेल्फिश जो होता है ना, लालची, तो उसके लिए नहीं है, यानी कि मैं अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फलेस कर रहा हूँ। यानी कि मुझे कोई वो नहीं है कि कोई करे या फिर नहीं करे। लेकिन हाँ, मैं डोनेशन जरूर लूंगा एनजीओ में, क्योंकि जितना मेरे पास पैसा है उससे मैं लिमिटेड लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे डोनेशन मिल जाएगी, चाहे वो कंपनी से हो, गवर्नमेंट से हो या फिर इंडिविजुअल से हो, तो मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। बिकॉज दोस्तों, अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ एज ए इंडिविजुअल, तो मैं उतने लोगों तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर मैं हेल्प करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 रुपये से हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं एक एनजीओ को डोनेट कर दूंगा, वो एनजीओ आगे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर देगा, क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। ओके गाइज, आगे देख लेते हैं। तो ये हमने देखा व्हाट इज एनजीओ। तो एनजीओ यही है कि एनजीओ में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, हम सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। और क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनपीओज। ओके, सो हाउ वी कैन मेक प्रॉफिट इन एनजीओ। दोस्तों, कई बार मेरे पास काफी क्लाइंट्स की क्वेरी आती है कि सर, अगर हम एनजीओ बना रहे हैं तो हमें फायदा क्या होगा उससे, हमें तो कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं, फिर हम एनजीओ क्यों बनाएं। तो सीधा सीधा जवाब है कि भाई, अगर आप एनजीओ बनाना चाहते हैं तो कुछ कई सारे केसेस है जिसमें आप एनजीओ बना सकते हैं या लोग बनाते हैं। ठीक है, एक तो होता है अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आप एनजीओ बनाते हैं, या माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या है ये मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, एनजीओ बनाते हैं ताकि लोगों की हेल्प कर सकें, ब्लैक टू व्हाइट कर सकें। और प्रॉफिट यहाँ पर कैसे ले सकते हैं, तो जो भी आप, अगर आपको डोनेशन अच्छी अमाउंट में मिल रही है, या अनऑफिशियल है वैसे, लेकिन अगर आपको डोनेशन अच्छी मिल रही है, सीएसआर फंडिंग मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं गाइज, आप उसके ट्रस्टी होंगे या सेक्शन 8 के केस में डायरेक्टर होंगे, तो आप अपनी सैलरी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2 लाख पर मंथ भी अपनी सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, या आप अपने एक्सपेंसेस वहां पर शो करते सकते हैं कि मैंने लैपटॉप परचेज किया एनजीओ के पर्पज से, मैंने फोन परचेज किया एनजीओ के पर्पज से, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ एनजीओ के पर्पज से, तो उसका जो खर्चा होगा वो सारा का सारा क्लेम हो जाएगा एक्सपेंसेस में एनजीओ के। लेकिन हाँ, स्मार्टली हमें प्ले करना है, ऐसे लगना नहीं चाहिए
जिससे कि डाउट हो जाए डिपार्टमेंट को या आपके ऑडिटर को किस तरीके से कुछ काम हो रहा है। ओके, तो व्हाट एनजीओ कैन डू, एनजीओ की एक्टिविटीज क्या क्या होती है गाइज। तो सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनजीओ, एनजीओ के नंबर ऑफ फंक्शंस है, लेकिन हमने कुछ की यहाँ पर बात की है, उनसे मिलता जुलता ही बाकी भी होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन राइट की बात करें, चाइल्ड राइट की बात करें, जैसे कि हमने चाइल्ड लेबर जो है प्रोहिबिट कर दिया है, तो अगर हम इस तरीके की भी प्रमोशन करते हैं, हमने एक एनजीओ बना लिया कि हम अगर कोई भी छोटा मोटा बच्चा काम करता हुआ दिखेगा तो हम उसको काम से हटा करके उसको पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, तो ये भी एक तरह से क्या दोस्तों एनजीओ एक्टिविटी है। पॉवर्टी, गरीबी को हटाएंगे, एनिमल राइट को हम सिक्योर करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सोशल इंजस्टिस, जो सोशल इंजस्टिस है, भेदभाव है, उसको हम मिटाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट है, हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जिससे कि जो हमारी आज की हेरिटेज है, आज की खूबसूरती है नेचर की, वो आगे आने वाली जनरेशन को भी देखने को मिले। एज पीपल केयर रूटीन, हम जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे सीनियर सिटीजन से, उनकी हेल्प करने के लिए कोई संस्था बना सकते हैं, या जो ओल्ड एज होम होते हैं वो बना सकते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, डिजीज कंट्रोल जैसे कोरोना है अभी, उसके रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, और भी यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। और गाइस जितने भी स्कूल कॉलेजेज आपने देखे हैं, प्राइवेट स्कूल को छोड़कर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, तो वो सारे के सारे किसी ना किसी एनजीओ के अंडर ही रजिस्टर्ड होते हैं, या कोचिंग सेंटर जो होते हैं वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या प्रोप्राइटरशिप के अंडर भी रन कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज होते हैं वो ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शनेट कंपनी के बेस पर ही होते हैं। अब टाइप ऑफ एनजीओ की बात करें तो गाइस यहाँ पर 3 टाइप्स के एनजीओ होते हैं, और जिसमें से हम कोई भी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके कुछ बेसिस है जिसके बेस पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा सेक्शनेट कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से मतलब रोल में आया था। उससे पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था, तो सेक्शन 25 की कंपनी एनजीओ कंपनी होती थी, तो इसको हम बोलते हैं एनजीओ कंपनी। सेकंड है सोसाइटी, अगर हम बना सकते हैं। थर्ड है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ पर प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं, तो वो प्राइवेट पर्पज के लिए होते हैं, लेकिन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है गाइस, तो वो होता है पब्लिक बेनिफिट के लिए। अब जो हमारी सेक्शनेट कंपनी यानी कंपनी वाला जो एनजीओ होता है वो गवर्न होता है कंपनी लॉ से, और जो सोसाइटी वाला एनजीओ होता है वो गवर्न होता है सोसाइटी एक्ट से। और जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, इसके लिए एक्चुअली कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया है, तो ये स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग एक्ट होता है, उसके थ्रू ये रजिस्टर्ड होते हैं यानी कि गवर्न होते हैं। और जो हमारी सेक्शनेट कंपनी है इसका रजिस्ट्रेशन मतलब सेंट्रलाइज बेस पे होता है, और जो सोसाइटी और ट्रस्ट होते हैं इनका हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा एनजीओ बेस्ट है, क्या हमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, सोसाइटी बनाना चाहिए, या फिर सेक्शनेट यानी कि एनजीओ वाला कंपनी फॉर्म में एनजीओ बनाना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा गया कि सिलेक्शन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, सिलेक्शन जो है कि हमें कौन सा ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शनेट वाला एनजीओ रजिस्टर करना चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि साइज है, साइज हमें कितने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना है, नेशनल लेवल पर करना है, इंटरनेशनल लेवल पर करना है, या फिर एक स्टेट में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को करना है, तो या फिर हमें कितनी कैपिटल लगानी है, 100 लोगों को कवर करना है, 1000 को, लाख को, करोड़ को, कितने को कवर करना है, कॉस्ट कितनी कॉस्ट तक हम बियर कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हम कितने कवर करेंगे, कंप्लाइंस कॉस्ट भी हम देखेंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा, कितनी लीगल कंप्लाइंसेस होंगे, ग्लोबल अपीयरेंस हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम ग्लोबली जाते हैं तो ग्लोबल मतलब इंटरनेशनली किसकी रिकॉग्निशन, किसकी पहचान ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड की, किसको मार्केट में ज्यादा फंड मिलता है, लोग किसको ज्यादा जानते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बताया आपको साइज, कॉस्ट, नंबर ऑफ पर्सन, कंप्लायंस, ग्लोबल अपीयरेंस, यहाँ पर और भी कुछ दोस्तों मतलब फैक्टर हो सकते हैं जिनके बेस पर आपका डिसीजन चेंज हो सकता है कि आप ट्रस्ट में जाएं, सोसाइटी में जाएं, या फिर सेक्शनेट कंपनी में जाएं। तो कुछ हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। और अगर हम सेक्शनेट वाला एनजीओ जाते हैं तो हमें एमओए और एओए बनाने होते हैं, अगर ट्रस्ट में जाते हैं तो हमें ट्रस्ट डीड बनानी होती है, और सोसाइटी में जाते हैं तो हमें बायलॉज, और जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में एमओए और एओए ही कहते हैं। फॉर्मेशन की अगर बात करें मतलब रजिस्ट्रेशन कितना इजी है, कितना टफ है, तो जो सेक्शनेट वाला एनजीओ होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ईजी है, क्योंकि इसका मोस्टली वर्क ऑनलाइन होता है, और जो ट्रस्ट और सोसाइटी होते हैं उसका 99% वर्क ऑफलाइन होता है, और कुछ स्टेट ने भी 10-20% ऑनलाइन कर दिया है, और बाकी के में टोटली ऑफलाइन होता है। यानी कि अगर आप किसी सीएसीएस प्रोफेशनल को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दे भी देते हैं, फिर भी आपके जो ट्रस्टीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी रजिस्ट्रार ऑफिस 1-2 बार विजिट करने के लिए जाना होगा, तो उसमें दिक्कत काफी ज्यादा आती है। गवर्निंग लॉ कौन कौन से हैं? सेक्शनेट वाले एनजीओ को कवर करता है कंपनीज एक्ट, और ट्रस्ट को करता है रेलिवेंट स्टेट का, यानी जिस स्टेट में आप रजिस्टर कर रहे हैं उस स्टेट का ट्रस्ट एक्ट
रेगुलेट करता है, और सोसाइटी को हमारा करता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, और उसके अंडर कुछ रूल्स दिए गए हैं। अथॉरिटी कौन सी गवर्न करती है, तो सेक्शन 8 वाले को गवर्न करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और ट्रस्ट को गवर्न करता है सब रजिस्ट्रार, और सोसाइटी को करता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। अगर दोस्तों हम कॉस्ट की बात करें कि रजिस्ट्रेशन करने में किसमें कम और ज्यादा कॉस्ट आती है, तो ये काफी लोगों की, अगर आपने और किसी की भी वीडियो देखी होंगी या फिर गूगल पर देखा होगा, तो यहाँ पर चेंज हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 8 वाले एनजीओ में सबसे कम कॉस्ट लगती है अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट, लेकिन गवर्नमेंट कॉस्ट वही कम आती है ट्रस्ट और सोसाइटी में। लेकिन ट्रस्ट और सोसाइटी में आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के 4-5 चक्कर तो मारने पड़ ही जाएंगे। अगर आप टोटल कॉस्ट लगाएंगे आपके आने जाने की, और वहां पर भी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके क्लर्क वगैरह, वो आपको नंबर ऑफ टाइम्स मिस्टेक निकाल के बताएंगे बेफालतू की, जो उनका कोई लॉजिक होता नहीं है। सिर्फ उनका मोटिव होता है कि वो इनडायरेक्टली आप उनको ऑफर करें कुछ पैसे, और तभी वो आपका काम करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में विदाउट कुछ लिए काम नहीं होता है, तो इसलिए सेक्शन 8 वाला एनजीओ बेस्ट माना जाता है। अब मैनेजमेंट बोर्ड की बात आती है, तो सेक्शन 8 वाले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ट्रस्ट में ट्रस्टीज होते हैं, और सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी होती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात करें तो सेक्शन 8 वाले एनजीओ में 2, ट्रस्ट में 2, और सोसाइटी में 7। सोसाइटी में 7 के साथ साथ वो 7 भी एक ही फैमिली के नहीं हो सकते, अलग अलग फैमिली के होने चाहिए, यानी कि उनमें ब्लड रिलेशन ना हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा ज्यादा इजी है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन फाइलिंग क्या है, सेक्शन 8 वाले में हाँ है, ट्रस्ट और सोसाइटी में नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिकल फाइलिंग होती है। ट्रांसपेरेंसी किसमें है, सेक्शन 8 वाले में, और बाकी दोनों में लो है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी काम कंपनी कर रही है वो पब्लिक उसे देख सके, उसको चेक कर सके कि ये काम इसने किया है। मान लो इसने कोई कैंप लगाया और कैंप के 5 लाख की कॉस्ट आई, और कंपनी ने अपने खर्चों में उस कैंप की एक 50 लाख की कॉस्ट दिखा रखी है, तो कोई भी पर्सन देख सकता है ऑनलाइन 100 रुपये पे करके कि कितना क्या क्या किया हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, और जिसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है बड़ी कंपनीज भी उसको ही फंडिंग देती है। वोटिंग राइट की अगर बात करें तो कितने वोटिंग राइट होंगे मेंबर्स के पास, तो जो सेक्शन 8 वाला एनजीओ है, जब हम एनजीओ बनाते हैं तो शेयर होल्डिंग डिसाइड करते हैं, और एनजीओ बनने के बाद में भी हम अपनी शेयर होल्डिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी ट्रस्ट और सोसाइटी के केस में नॉर्मली इक्वल राइट होते हैं, लेकिन आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। कंप्लाइंस कॉस्ट की अगर दोस्तों हम बात करें तो सेक्शन 8 वाले में मीडियम है, यानी कि इनमें ज्यादा कंप्लाइंसेस नहीं होते हैं तीनों में। हमें सिर्फ एक एनुअल फाइलिंग करनी होती है, आईटीआर फाइल करने होते हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है। कंप्लाइंस टाइम की बात करें तो सेक्शन 8 वाले में सबसे कम लगता है, क्योंकि मोस्टली फाइलिंग ऑनलाइन होती है, तो टाइम कम लगता है, और इन दोनों में थोड़ा थोड़ा ज्यादा लगता है। तो दोस्तों अगर हम करेक्ट निकाल के बात करें कि कौन सा एनजीओ बेस्ट है आज के टाइम में, आज के सिनेरियो के हिसाब से, तो सेक्शन 8 कंपनी वाला एनजीओ बेस्ट है। ठीक है, वो किस लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें मोर ट्रांसपेरेंसी है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, मोर प्रमोशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट करती है सेक्शन 8 वाले एनजीओ, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसमें ब्लैक मनी होल्ड करने का कम से कम चांसेस है। ट्रस्ट और सोसाइटी में आप ब्लैक मनी बहुत ज्यादा कर सकते हो, और मोस्टली काम ऑनलाइन होता है तो ब्लैक मनी बहुत कम हो जाती है। अगर काम ऑनलाइन होता है तो आप झोल झाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, मुझे मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तब भी हमारे यहाँ पर बेस्ट सर्विस दी जाती है विद वेरी नॉर्मल फीस।